देख लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पॉलीसेकेराइड है? जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक पॉलीसेकेराइड है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉलीसेकेराइड? तो सुक्रोज डाइसेकेराइड होता है, लैक्टोज डाइसेकेराइड होता है, माल्टोज डाइसेकेराइड होता है। तो यहाँ पर ए पे टिक लगा दो, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसेकेराइड होता है। ओके, अब डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन सब आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे मीठी शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर इज़, जो ये फ्रक्टोज होती है ये सबसे मीठी शुगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले। हर यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, निम्न में कौन शुगर नहीं है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। अब उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन शुगर नहीं है। तो जो ये स्टार्च होता है ना, ये शुगर नहीं होती, ये अशर्करा होती है। इसको शुगर को हिंदी में बोलते हैं शर्करा, और जो शर्करा नहीं है उसको बोला जाता है अशर्करा। इसका मतलब यह है कि जो स्टार्च होता है वो अशर्करा होता है, क्योंकि ये स्वाद में मीठा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, इनमें से कौन टोलन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है? तो जो ये ग्लूकोज होता है ना, ये टोलन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है। टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में लिए हैं और सब के सब आपको करवाने वाला हूँ। और जिस जिस यूनिवर्सिटी के पेपर आने वाले हैं और हैं वो इस लेक्चर को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर से आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना में होता है। ऑलवेज आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड समूह होता है, 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। यहाँ पर आप बीपीटी लगा दो, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना में होता है ऑलवेज एल्डिहाइड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो एक एमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। कहाँ पर है? सी पे आप टिक लगा दो। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करने वाला हूँ, आराम के साथ पढ़ेंगे। प्रोटीन की कौन सी संरचना सबसे अधिक स्थिर होती है? मतलब विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ हाईली स्टेबल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। जल्दी बताओ, यानी क्वाटरनरी। जल्दी बताओ फटाफट तेजी से, कौन सा राइट ऑप्शन है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर, ए पे टिक लगा दो, प्राथमिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन वर्गीकरण, यानी कि प्रोटीन क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कंजुगेटेड, एसिडिक एंड बेसिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, नॉन। तो ये सरल एवं संयुग्मित, ठीक है, प्रकारों में आप इस प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आपको डी ग्लूकोज से डी मेनोज है ना, डी ग्लूकोज और डी मेनोज आपस में है, एपीमर होते हैं एक दूसरे के, सी पे आप टिक लगा दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैंने लिए हैं। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन गैर आवश्यक एमिनो एसिड है? एनेनीन, यानी कि ये एलेनीन। एलेनीन इज़ द राइट ऑप्शन। ये क्या होता है? गैर आवश्यक एमिनो एसिड होता है। अब एमिनो एसिड से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, ठीक है। और आज जो पेपर है वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वालों का है। इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ के जाना, देखना कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। और जिन बच्चों को पेपर मिल जाए, वैसे तो पेपर मिलना भारी पड़ता है, एक MJPRE हो गया और एक ये हो गया GJUM, यहाँ के पेपर जो होते हैं वो बच्चों को मिलते नहीं हैं। जो आंसर सीट होती है उसी के साथ जमा करवा लेते हैं। अगर जिस बच्चे को भी मिल जाए वो मेरे पास भेज देना इस वाले नंबर पर 8077754870। पेपर ज़रूर भेजना है, ठीक है। चलिए हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। 10 है, हाँ 10 तो हो गया। एलेनिन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जिविटर आयन है, यानी कि द जिप्टर आयन, और तो ये द्विध्रुवीय प्रकृति का एमिनो एसिड होता है, यानी कि NH2 NH3 प्लस की फॉर्म में रहता है। और COOH जो होता है वो COOH माइनस आयन के, COO माइनस आयन के रूप में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में हमेशा केसिन प्रोटीन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और 20 बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया होगा। क्वेश्चन 13 देखो, निम्नलिखित में से किसके लिए वायोरेट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? ये प्रोटीन के लिए किया जाता है, याद कर लो। वायोरेट टेस्ट आर यूज्ड फॉर द फ्लोइंग, प्रोटीन के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। ये जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के क्रमशः 2 न्यूक्लियोटाइड में कितनी दूरी होती है? कुल मिला के बात ये है, बस यही है। इसने पूछा है कि जो 2 नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना, जल्दी बताओ। कुंडलिका यानी कि डीएनए कुंडली का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, प्रत्येक मोड़ के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, 2 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। बस ये 3.4 एंगस्ट्रॉम जो होता है ना, यही 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी होती है, जिसको बोला जाता है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के क्रमशः 2 न्यूक्लियोटाइड में कितनी दूरी होती है? आप बोलोगे 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, औषधीय रसायन विज्ञान मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। यह है प्राइमरीली डील्स विद ड्रग्स सिंथेसिस एंड डिज़ाइन। ए पे टिक लगा दो, दवाओं का संश्लेषण और डिज़ाइन के लिए। अच्छा 18 क्वेश्चन देखो कि दवा जो किसी रोग के उपचार में यूज़ नहीं होती, ऐसी तो कोई दवा नहीं है यार। कोई ना कोई दवा किसी न किसी चीज़ के उपयोग में आती ज़रूर है। तो दवा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? रोगों के निदान के लिए, उपचार के लिए और रोकथाम के लिए, तभी तो आप दवा का यूज़ करते हो। अगर दवा रोगों का निदान ना करे, उपचार ना करे, रोकथाम ना करे, तो फिर दवा का फ़ायदा क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, उत्सर्जन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? आप बोलोगे किडनी के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए 20 देखते हैं, दवाओं के विषाक्तता किसे दर्शाता है? हानिकारक इफेक्ट को, यानी कि टॉक्सिसिटी। दवाओं की टॉक्सिसिटी किसे दर्शाती है? टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स रिफेयर्स टू, आप बोलोगे दवा का हानिकारक प्रभाव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी दवा एक दर्द निवारक और ज्वरनाशक है? एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये दोनों की दोनों ज्वरनाशक भी होती हैं और दर्दनाशक भी होती हैं। यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, एस्पिरिन। ओके, पैरासीटामोल से 3 या 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे पैरासीटामोल से। अब पैरासीटामोल मुख्यतः किस रूप में कार्य करता है? आप बोलोगे दर्द निवारक और ज्वरनाशक के रूप में। ये सबको पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज के लेक्चर में। एसाइक्लोवीर का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? वो वायरल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है, ठीक है। 24 देखो, डाइजेपाम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप बोलोगे चिंता और मांसपेशियों के शिथिलीकरण हेतु, ठीक है। क्योंकि यही ऑप्शन हमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे टिक मार दो, वही राइट ऑप्शन होता है। अगर आपसे नहीं आ रहा है तब के लिए बता रहा हूँ। 25 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस सिर्फ आरएनए में पाया जाता है? यूरेसिल ढूंढ लो कहाँ पर है, वो आरएनए में पाया जाता है। ये रहा, डी पे आप टिक लगा दो, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 26, इनमें से क्या बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं? यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ, जब डीएनए एमआरएनए में चेंज होता है। हिंदी में ये गलत लिखा हुआ है, हिंदी में ध्यान मत दो, इंग्लिश में ध्यान दो। एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। ये ध्यान देना। तो यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। चलिए ए पे आपने टिक लगा दिया होगा, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अरे आपके जैसा कोई नहीं है यार, पेपर में देखो कितने नंबर लेकर आते हैं आप। HIV आक्रमण करता है CD4 कोशिकाओं पर। यहाँ पे CD4 कहाँ है? ये रहा, ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, के है बहुत बढ़िया है, निम्नलिखित में पैरासीटामोल के कौन सी संरचना सही है? पैरासीटामोल की कौन सी संरचना सही है? तो देखो, पैरा पे OH ग्रुप लगा हुआ होगा और NHCOCH3 लगा हुआ होगा। कहाँ पर है? पैरा पे। ये रहा हमारा C नंबर। ए पे मत ठोक देना, बी पे मत ठोक देना, पैरा पे ठोकना। तो ऑर्थो मेटा पैरा, ये C पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, सल्फोनामाइड है, ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं।
सल्फोनामाइड है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। ओके, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल एजेंट नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट पे लगा सकते हो। NaCl क्रिस्टल जालक है, कौन सा? FCC, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, इसके अंदर पाई जाती है। तो फलक केंद्रित घन संरचना, ये इसका राइट ऑप्शन है। 31 देखो, निम्न में कौन मोनोसेकेराइड है? आप बोलोगे जो ये ग्लूकोज है वो मोनोसेकेराइड है, बाकी सुक्रोज डाइसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है। ओके। 32 देखो, निम्न में कौन डाइसेकेराइड है? आप बोलोगे जो ये माल्टोज देख रहे हो ये डाइसेकेराइड होता है, ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज एल्डोज होता है क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, 5 हाइड्रोक्सी समूह, एक कार्बोनिल समूह भी इसमें पाया जाता है पर छिपा हुआ होता है। 34 कौन अनपचाई शर्करा है? सुक्रोज जो होता है ना वो एक अनपचाई शर्करा है, बाकी सभी शर्कराएं जो होती हैं वो अपचाई होती हैं। जो अपचाई शर्कराएं होती हैं वो टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचायित कर देती हैं। सुक्रोज पे टिक लगा दो। सुक्रोज एक अनपचाई शर्करा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 डीनेचुरेशन होता है, हीट के द्वारा होता है, उष्मा के द्वारा डीनेचुरेशन होता है। ठीक है। अच्छा, 36 देखो, पॉलीपेप्टाइड संश्लेषित होते हैं, फिशर द्वारा भी होते हैं, वर्जमान प्रक्रिया द्वारा भी होते हैं, कार्टियस प्रक्रिया भी द्वारा होते हैं। इन सब के द्वारा आप पॉलीपेप्टाइड्स बना सकते हो। इसका मतलब यह है कि राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो। चलिए 37 देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड का यानी कि जब DNA का जल अपघटन करवाते हो आप, आंशिक जल अपघटन, तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड का जब पूर्ण जल अपघटन करवाते हो तो न्यूक्लियोसाइड फास्फेट इकाई बनती है। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा में टूट जाता है। नाइट्रोजन क्षार पिरीमिडीन और प्यूरिन में टूटता है। पिरीमिडीन 2 नाइट्रोजन बेस में टूटती है और प्यूरिन भी 2 नाइट्रोजन बेस में टूटती है। ये सब आपको पता होना चाहिए क्लियरली। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो बी पे आप टिक लगाओ। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। अच्छा, 38 DNA में होता है, आपको पता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। आगे मत सोचो, दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, ये सब पढ़ाया है, सब लिखाया है, पर पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो अजीब व गरीब आते हैं। नाइट्रोजन युक्त बेस होते हैं वो, देखो मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 2 भागों में टूटते हैं, एक प्यूरिन में और एक पिरीमिडीन में। कभी कभी आपके एग्जाम पेपर में पूछ सकता है पिरीमिडीन क्षार कौन कौन से होते हैं और प्यूरिन क्षार कौन कौन से होते हैं। तो पिरीमिडीन जो होते हैं जो DNA में पाए जाते हैं वो एक तो होता है साइटोसिन और थाइमिन, और RNA में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। प्यूरिन 2 होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्लियरली नॉलेज कर लो यार, पढ़ लो। चलिए प्यूरिन एवं पिरीमिडीन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 DNA संरचना किसने दी? वाटसन और क्रिक ने दी। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ये सबको पता होता। चारगाफ नियम क्या है? A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यही तो है राइट ऑप्शन। ये चारगाफ नियम होता है। चलिए 42 देखते हैं। DNA होता है डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि बी पे डी लगा दो, द्विसूत्री। ओके। 43 किसी दवा की विशेषता है गैर विषाक्तता, वेरी गुड। न्यूनतम दुष्प्रभाव, वेरी गुड। स्थानीयकृत क्रिया और प्रभावशीलता, वेरी गुड। डी पे आप टिक लगा दो। ऑल ऑफ द एबव इज अ राइट ऑप्शन। 44 देखते हैं। दवाओं में एरोमेटिक रिंग बसम में घुलनशीलता बढ़ाती है। ठीक है, जितनी भी एरोमेटिक रिंग होती है वो फैट में घुलनशीलता बढ़ाती है। 45 अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये हमेशा समदेशिक होते हैं, जिधर को भी प्रकाश डालोगे समान दिखाई देंगे। हर जगह गुण जो होते हैं ना समान दिखाई देते हैं। ठोस रखते हैं निश्चित आयतन और निश्चित आकार, यानी कि A और B दोनों आसानी से बह नहीं सकते। ठोस कभी बहता नहीं है, पानी की तरह नहीं बहता ठोस। 47 देखो, वेग इक्वेशन है एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। कहाँ पर है? ये रहा, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। वेग इक्वेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, ये ध्यान देना। 48 देखते हैं। क्रिस्टल का आकार निर्भर करता है, हमेशा क्रिस्टल के बनने की दर पर डिपेंड करता है। कभी A और B दोनों पे ठोक दो, क्योंकि अधिकांश बच्चे जब बिना पढ़ के जाते हैं वो A और B दोनों पे ठोकते हैं, है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 ऑक्सोक्रोम समूह बढ़ाता है हमेशा रंग की तीव्रता को, रंग प्रदान नहीं करता। ऑक्सोक्रोम बिना क्रोमोफोर के कुछ नहीं होता। ऑक्सोक्रोम तभी काम करेगा जब आपको रंग गहरा करना होगा। यहाँ पे A पे टिक लगा दो, रंग की तीव्रता बढ़ाने में। मुक्त मूलक बनते हैं ये हमेशा इनिशिएशन स्टेप में, यानी कि आरंभ में बनते हैं, ऐसा बोलो। प्रारंभ, पहले स्टेप में मुक्त मूलक बन जाते हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट क्रिया करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो आरंभन इज ए राइट ऑप्शन। 51 देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ पॉलीमर है सिस आइसोप्रीन का, ए पे टिक लगा दो, ठीक है। अच्छा 52 टेफ्लॉन उदाहरण है। देखो टेफ्लॉन जो होता है वो एक होमोपोलीमर भी होता है और एडिशन पॉलीमर भी होता है, यानी कि समबहुलक, क्योंकि ये समान एकलक अणुओं से मिलकर बनता है, और एडिशन पॉलीमेराइजेशन द्वारा बनता है। इसको आप समबहुलक के साथ साथ में योग बहुलक भी कह सकते हो। तो ए और सी दोनों राइट हैं, डी पे आप टिक लगा दो। चलिए नाइलॉन 66 मोनोमर है। अब नाइलॉन 66 जो होता है ना, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड, इन दोनों के संघनन से जो बनता है ना नाइलॉन 66 बनता है। तो यहाँ पर आप टिक लगा सकते हो सी, ए और बी दोनों। अब एडिपिक एसिड में भी कार्बन एटम की संख्या 6 होती है और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में भी कार्बन एटम की संख्या 6 होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा 66। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एवीएस है, ये एवीएस जो होता है ना वो कोपोलीमर होता है, ऑलवेज याद कर लो ठीक से। 55 देखते हैं, नाइलॉन का नाम किन दो शहरों के नाम पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत गलत दिया गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में नहीं पूछने, ये जीके का क्वेश्चन है ये, न्यूयॉर्क और लंदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, प्रेशर कुकर के हैंडल में कौन सा पॉलीमर प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि वेकेलाइड यूज़ होता है, और वेकेलाइड जो होता है वो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप डी पे टिक लगा दो, वेकेलाइड इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। 57 देखते हैं, लाइट स्कैटरिंग विधि पॉलीमर के कौन से है भैया, आराम से जरा, लाइट स्कैटरिंग विधि पॉलीमर के कौन से गुण को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, औसत आणविक द्रव्यमान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 58, कौन सा अकार्बनिक पॉलीमर है। आप बोलोगे सर फास्फाजीन्स जो होते हैं ना ये अकार्बनिक पॉलीमर होते हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिगलर नाटा कैटेलाइस्ट आर यूज टू कंट्रोल। जिगलर नाटा उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमेशा टैक्टिसिटी को, ठीक है, याद कर लो किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, टैक्टिसिटी को। और ये जिगलर नाटा के 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसेंगे पक्का 100%। आप एग्जाम, आज जिन बच्चों का एग्जाम पेपर है वो जब पेपर खोलोगे ना तो जिगलर नाटा कैटेलाइस्ट आप देख लेना, 100% एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, कि पॉलीएथिलीन पॉलीमर के चैनों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है। आप बोलोगे वंडरवाल फोर्स पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, नहीं पॉलीएथी, हाँ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलीकरण चैन ग्रोथ बहुलीकरण कहलाता है। जो ये योगात्मक पॉलीमेराइजेशन होता है ना ये चैन ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन कहलाता है। 62 देखते हैं, टीजी होता है, आप बोलोगे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, सी पे आप टिक लगा दो, इसकी फुल फॉर्म यही होती है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63, नियोप्रीन है एक संश्लेषित बहुलक यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर जो कि इंसान ने बनाया है, प्राकृतिक बहुलक नहीं होता, ठीक है। क्या होता है ये संश्लेषित पॉलीमर होता है नियोप्रीन। 64 देखो, फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन क्रियाविधि में कौन यानी कि इनिटिएटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, परोक्साइड यूज़ होता है, ठीक है। परोक्साइड पर आप क्लिक कर दो। 65 देखो, कलर उत्पन्न करने वाले समूह को कहते हैं ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर। तो जो कलर उत्पन्न करने वाला समूह होता है उसको हम क्रोमोफोर कहते हैं, और रंग बढ़ाने वाले समूह को ऑक्सोक्रोम कहते हैं। तो यहाँ पे आप ए पे टिक लगा दो, क्रोमोफोर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 66, दृश्य क्षेत्र की तरंग लंबाई है 400 से 750 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो जरा 67, द स्ट्रक्चर ऑफ मेथिल ऑरेंज आर, द स्ट्रक्चर ऑफ मेथिल ऑरेंज आर यानी कि मेथिल ऑरेंज की संरचना है, ए पे टिक लगा दो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68 देखते हैं, बूट पॉलिश में कौन सा डाई प्रयुक्त होता है। आप बोलोगे सर बूट पॉलिश में बिस्मार्क ब्राउन उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि बूट पॉलिश में कौन सा डाई प्रयुक्त होता है, बिस्मार्क ब्राउन डाई जो होती है ना ये प्रयुक्त होती है। 69, आजकल कहाँ बूट पॉलिश चल रहे हैं भैया, ले कोई आ रहे हैं, पहले आते थे जूते जिन पे लेदर के, प्योर लेदर के बस पॉलिश करा चमकते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आज के ज़माने में वो वाले शूज़ ख़त्म हो गए। बेथोक्रोमिक शिफ्ट को और किस नाम से जाना जाता है, रेड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट आर ऑल्सो कॉल्ड रेड शिफ्ट। ओके 70 देखते हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज में कितने क्रेल कार्बन होते हैं। आप बोलोगे 5 क्रेल कार्बन होते हैं, ठीक है। 71 देखते हैं, डी ग्लूकोज में से डी का क्या अभिप्राय है। अब डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता, यहाँ पे अधिकांश बच्चे डेक्स्ट्रो रोटेटरी पर टिक लगाएंगे, बट वहाँ आपको टिक नहीं लगाना है। ये जो आप डी नंबर देख रहे हो चुपचाप इस पर टिक लगा दो,
पेनल्टीमेट किरेल कार्बन पर संरचना, ये राइट ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, दूध में पाया जाने वाला डाइसेकेराइड है। आप बोलोगे सर दूध में जो पाया जाता है ना वो लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। वो प्रोटीन कैसिन प्रोटीन पाई जाती है ना। लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के दो अणुओं से मिलकर बनता है। 73 म्यूटा रोटेशन की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ग्लूकोज के किसी भी द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ लाइटर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ए पे आप टिक लगा दो। द म्यूटेड रोटेशन आर द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ लाइटर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के किसी भी फॉर्म के विलयन का ऑप्टिकल रोटेशन परिवर्तन, ठीक है। यही सबसे बड़ा ऑप्शन है और यही राइट भी होता है। 74 किल्यानी फिशर संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। जो किल्यानी फिशर संश्लेषण है ना उसका यूज़ हमेशा एक कार्बन परमाणु बढ़ाने में करते हैं, और रफ डिग्रेडेशन का जो यूज़ होता है वो एक कार्बन एटम कम करने के लिए करते हैं। मान लो आपको ग्लूकोज को एरेबिनोज में कन्वर्ट करना तो रफ डिग्रेडेशन पर जा सकते हो, और अगर आपको एरेबिनोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो आप जो है किल्यानी फिशर सिंथेसिस पे जा सकते हो। ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ग्लूकोज का हैवर्ड संरचना है 6 सदस्यों वाली पायरोन संरचना, यानी कि 6 सदस्यीय रिंग संरचना, ठीक है। तो इस टाइप से पूरे ये भी 75 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट 76 क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसके बहुलक है, यानी कि नेचुरल रबड़ इज़ ए पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ये हमेशा जो होते हैं ना वो आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं, याद कर लो, आइसोप्रीन, वो भी सिस आइसोप्रीन, ओके। 77 देखते हैं, निम्न में कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो वेकेलाइट जो होता है ना वो ताप दृढ़ प्लास्टिक है, ये याद कर लो ठीक से। ये पेपर में 100% पूछा जाता है। बेकेलाइट किसी भी फॉर्म में घुमा फिरा के हिला जुला के तुमसे बेकेलाइट का क्वेश्चन पूछेगा जरूर, क्योंकि आप इसका रियल लाइफ में यूज़ करते हो ना। तो बेकेलाइट इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, नाइलॉन 66 में अंतर आणविक बल होंगे। तो नाइलॉन 66 में अंतर आणविक बल जो है कौन से होते हैं, वंडरवाल फोर्स होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन फोर्स होते हैं, सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। 79 देखते हैं, नाइलॉन रेसे बनाने वाले निम्न वर्ग नियम हैं। द क्लास ऑफ पॉलीमर्स यूज्ड फॉर मेकिंग नाइलॉन फाइबर इज़, तो ये हमेशा होते हैं पॉलीमेरिक एमाइड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80, निम्न में कौन पद वृद्धि बहुलक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ये हमेशा नाइलॉन होता है, ये पद वृद्धि बहुलक होता है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन आपने पढ़ रखा है, और एडिशन पॉलीमेराइजेशन मैकेनिज्म भी आपने पढ़ रखी है, तो समझ गए होगे। जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होते हैं ना वो सब कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। अब आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा एडिशन पॉलीमर है और कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। चलिए नाइलॉन पे आपने टिक लगा दिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, वल्कनीकरण क्रिया में रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। तो सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, और क्यों किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 82 देखो जरा, मुक्त मूलक बहुलीकरण उदाहरण है। फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मुक्त मूलक बहुलीकरण उदाहरण है। तो मुक्त मूलक मतलब एडिशन पॉलीमेराइजेशन कहाँ पर है, ये रहा, सी पे आप टिक लगा दो, योगात्मक बहुलीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है, SBR इज संश्लेषित रबड़ होती है। ये सिंथेटिक रबड़, फाइबर नहीं होता, ये रबड़ होती है, ठीक है, संश्लेषित रबड़ SBR जो होती है। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुपरिक्षेपण प्रवणता इंडेक्स बराबर है क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। तो PDI इज इक्वल, PDI यानी कि पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स इज इक्वल टू MW/Mn इज ए राइट ऑप्शन। 85 देखो, PDI का पूर्ण रूप होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDI। तो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो ऊपर क्वेश्चन है वही यहाँ पूछा गया, थोड़ा सा बस घुमा फिरा के, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में लिए हैं। चलिए 86 देखते हैं, वेकेलाइट निम्न में से किसका संघनन बहुलक है। वेकेलाइट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो वेकेलाइट जो होता है ना वो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड का रेजिन नहीं होता। जो वेकेलाइट होता है वो आप बोल सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल
कि क्रिया से वेकेलाइट बनता है। समझ गए, यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो। और आपने बनाया भी जरूर होगा ये वेकेलाइट, यानी कि 12th क्लास में पढ़ रखा होगा, भले ही आपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में थ्योरी ना पढ़ी हो, लेकिन 12th क्लास में आप फिनोल से वेकेलाइट कैसे बनता है भर भर के पढ़ गए हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बनते हैं NaOH की उपस्थिति में जब फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फिनोल के साथ क्रिया करता है। उसके बाद में जब उनमें क्रॉस लिंक्ड होता है, यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल में और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल में, तब जाके जो है हमारा ये बेकेलाइट बनके तैयार होता है। तो 86 देखो, बेकेलाइट में निम्न किसका संघनन बहुलक है? बेकेलाइट निम्न में से किसका संघनन बहुलक है? तो ये मैंने बता दिया आपको, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का। अगला क्वेश्चन देखो 87, जिगलर नाटा उत्प्रेरक निम्न में कौन सा है? ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। कहाँ पर है? ये रहा, डी पे टिक लगा दो। ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर होता है ये जिगलर नाटा कैटेलाइस्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर में ये रखा हुआ मिलेगा। 88 देखते हैं, थर्मोप्लास्टिक हैं ये लीनियर होते हैं ऑलवेज। ए पे टिक लगा दो। जितने भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं सब लीनियर होते हैं। समझ गए। 89 देखो, प्राकृतिक रबड़ मूलतः बहुलक है, ये हमेशा आइसोप्रीन का होता है। ऊपर भी यही क्वेश्चन पूछा गया और फिर से अगेन यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 90 देखो, संघनन बहुलक या वृद्धि बहुलक का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वो किया किसने किया? वलेस करुथर्स ने किया। संघनन बहुलक या वृद्धि बहुलक का विस्तृत अध्ययन किया किसने? वलेस करुथर्स ने। ओके। अच्छा 91 देखो, निम्न में कौन बृहत अणु नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल। कौन सा एक बड़ा अणु नहीं है? तो जो ये पामीडेट होता है ना, ये एक बड़ा अणु नहीं है, बाकी सबके सब बड़े अणु हैं। 92 देखते हैं, संघनन बहुलक का निम्न में कौन सा उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। पॉलीथीन पीवीसी और ऑरलोन, ये तीनों के तीनों एडिशन पॉलीमर होते हैं। ठीक है, बट जो ये डी नंबर है, ये जो टेरिलीन है, ये क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ठीक है, तो टेरिलीन क्या है? एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। 93 देखते हैं, जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती हैं? क्योंकि ट्राईएथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर होता है, तो एल्युमिनियम और टाइटेनियम दो धातुएं इसमें यूज होती हैं। तो सी पे आप टिक लगा दो, टाइटेनियम एंड एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94, निम्न में कौन सा प्राकृतिक रंजक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल डाई। आप बोलोगे नील। इंडिगो इज द राइट ऑप्शन। नील देखा आपने? अरे जिससे अपने कपड़े रंगते हो आप, मतलब नीले करते हो फिर उड़ जाता, फिर लगाते हो फिर उड़ जाता। कांगो रेड इज एन नाइट्रो रंजक हो सकता है, नाइट्रोसो रंजक, एजो रंजक, ट्राई एरिल मेथेन रंजक। यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, एजो रंजक होता है। 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंजक प्रत्यक्ष रंजक है? कांगो रेड, क्या ये एक प्रत्यक्ष रंजक है? एलिजरीन भी प्रत्यक्ष रंजक होता है, ऐसा नहीं है। 97 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बेट रंजक है? इंडिगो कौन सा है? ये बेट रंजक है। 98 देखते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सोक्रोम नहीं है? तो सिंगल वन Nr2, सिंगल वन NH2, सिंगल वन OH, सिंगल वन NO2। तो ये जो है ना NO2, ये क्रोमोफोर होता है, ये ऑक्सोक्रोम नहीं होता, याद कर लो ठीक से। 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोफोर है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर जो है ना, वो है तुम्हारे पास ये वाला सिंगल वन N डबल वन O। तो ये क्या है तुम्हारे पास? सिंगल वन NO बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना, ये एक क्रोमोफोर है, बाकी सब ऑक्सोक्रोम है, रंग को बढ़ाने वाले, रंग प्रदान करने वाले नहीं, रंग को बढ़ाने वाले। क्वेश्चन 100, अम्लीय रंजक है कांगोरेट। कांगोरेट क्या है? एक अम्लीय रंजक होता है। 101 देखते हैं, एल्जरीन है एक एजो रंजक, डाइफेनिल मैथिल रंजक या एंथ्राकिनोन रंजक, थैलिक रंजक। ए पे सी पे टिक लगा दो, एंथ्राकिनोन रंजक इज अ राइट ऑप्शन। तो टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में करवा दिए हैं आपको। इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से याद करो, समझो, पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।